लोग टीआरएनए कर रहे थे, तो अगेन मेरा जो फोन वाला जो इशू है उसके कारण फोन दोबारा बंद हो गया था, तो आज हम उसे रीशूट कर रहे हैं टीआरएनए से। ठीक है, सो टीआरएनए को हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं। ठीक है, टीआरएनए में हम लोग क्या स्टडी करते हैं, तो टीआरएनए में हम स्टडी करते हैं, जानते हैं ना कौन कौन से अलग अलग नाम से हम इसे बुलाते हैं। हमने वैसे ये फर्स्ट लेक्चर में देखा भी था कि इसे हम ट्रांसफर आरएनए, ठीक है, या अडप्टर मॉलिक्यूल, ट्रांसफर आरएनए, अडप्टर मॉलिक्यूल और इसके अलावा सॉल्यूबल आरएनए के नाम से हम इसे जानते हैं, है ना। अब हम ये देखेंगे कि इसे ये नाम दिए क्यों गए, है ना। भाई कोई रीजन होगा तभी तो इसको ये वाले नाम आपने दिए हैं, ऐसे थोड़ी ना पकड़ के दे दिए कि ये लो तुम्हारे नाम, है ना। हर नाम का एक मतलब होता है, एक रीजन होता है, तो वही हम स्टडी करेंगे। अब देखो टीआरएनए के बारे में अगर हम डिस्कस करने जाते हैं तो इसके पहले हम स्ट्रक्चर जो है उसे हम डिस्कस करेंगे। तो इसके 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक प्राइमरी डिग्री, देखो प्राइमरी को हम 1 के ऊपर इस तरह का साइन लगा के, डिग्री लगाकर हम बताते हैं, दैट इज प्राइमरी। दिस इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और एक इसका होता है टर्शियरी स्ट्रक्चर। इस तरह से 3 इसके क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, अगर मोस्ट एक्टिव की बात की जाए तो जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है ये मोस्ट एक्टिव होता है, यानी कि जो राइबोसोम के ऊपर पी साइट पर आकर जो टीआरएनए बैठता है वो अपनी टर्शियरी अवस्था के अंदर आकर के, यानी टर्शियरी संरचना, टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर आकर के वहां पर लगता है। ठीक है, और अगर हम प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें एक सिंपल लाइन होती है 5' से 3'। अब एक चीज आपको जो इसमें ध्यान रखनी है वो ये कि स्टार्टिंग एंड जो होगा वो 5' होगा और एंडिंग एंड 3' होगा, क्योंकि अभी हमने स्ट्रक्चर देखा नहीं है तो हम इस तरह से इसे याद करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट बात यहाँ पर आती है वो ये आती है कि हमेशा जो भी नई जो भी चीज होगी वो कहाँ जुड़ेगी, 3' एंड पर, यानी एंडिंग सिरे पर जुड़ेगी। ठीक है, अब हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के ऊपर बात करते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कुछ फोल्डिंग्स हो जाती हैं, यानी कि ये कुछ फोल्ड हो जाता है। कैसे फोल्ड होता है देखते हैं। ठीक है, अब देखो जरा इसे, ये इसका 5' सिरा है, ये इसका 3' है, यहाँ पर OH ग्रुप एक साथ में जुड़ा हुआ रहता है। मैंने आपको जो फर्स्ट लेक्चर था तो शायद बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स, है ना, वो डीएनए के अंदर पाए जाते हैं, है ना। आरएनए के अंदर हमने कहा था कि हाइड्रोजन बॉन्ड एब्सेंट होते हैं, लेकिन मैंने जब ये बोला था कि आरएनए में भी एक आरएनए ऐसा है जो टीआरएनए है जिसमें कुछ हद तक हाइड्रोजन बॉन्ड्स मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, यहाँ मिलते हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स कौन बनाता है, कैसे बनते हैं, ये सब हम स्ट्रक्चर के अंदर ब्रीफली डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स, अच्छा ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स की फॉर्मेशन नहीं हो रही। ये देखो यहाँ पे डबल है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये दोनों मिलकर के एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, ये दोनों मिलकर के एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सिंगल सिंगल है, यहाँ तो है नहीं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम स्टेम कहते हैं, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसे हम लूप कहते हैं। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, स्टेम, और इसको क्या कहते हैं, लूप। ठीक है, अब
जो लूप है, जिस सिरे के ऊपर लूप नहीं होती, देखो 5 डैश से शुरू होगा और 3 डैश पर खत्म, 5 डैश से शुरू 3 डैश पर खत्म। ठीक है, अब देखो इसके, अच्छा इसके टोटल 5 आर्म्स यहां पर होते हैं। ठीक है, 5 आर्म इसके होते हैं। सबसे पहला आर्म जिसके ऊपर कोई लूप नहीं है, इसका नाम, इस वाले आर्म का नाम अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म होता है। इसका नाम क्या होता है? अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म इसका नाम होता है। यहाँ पर जो अमीनो एसिड, हमने कहा था कि टीआरएनए अमीनो एसिड को चिपका के लाता है, यानी कि जो सामान हमने इससे मांगा है वो सामान अपने ऊपर रख के लाता है। तो उसको रखेगा कैसे? कैसे रखेगा? देखो, ये जो अमीनो एसिड आर्म है इसके साथ ही उनको अमीनो एसिड को जोड़ेगा। कैसे जोड़ेगा, पढ़ेगा कैसे? भाई इसको हमने कहा था ना, जब मैंने बताया था कि डीएनए होता है, एमआरएनए होता है और टीआरएनए होता है, तो मैंने एक एग्जांपल दिया था कि डीएनए जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन लिख के दे देता है एमआरएनए को। एमआरएनए की भाषा दूसरी है, टीआरएनए की भाषा दूसरी है, दोनों की भाषा में अंतर है। जैसे एमआरएनए हिंदी बोलने वाला है, टीआरएनए इंग्लिश बोलने वाला है। टीआरएनए को हिंदी समझ आती है लेकिन अमीनो एसिड को हिंदी समझ नहीं आती, अमीनो एसिड इंग्लिश ही समझता है, तो ये उसको इंग्लिश में ट्रांसफर करेगा और इंग्लिश में इसको बोलेगा कि ये वाला अमीनो एसिड दे दे। ये वहां से वो सामान जो इसने मान लो ब्लू कलर ऑफ आइस मंगाया है तो वो ला करके जो है यहाँ पर जोड़ देगा। ठीक है, तो अमीनो एसिड रिसेप्टर आर्म। उसके बाद ये होती है डीहाइड्रो, यहाँ पर एक बेस पेयर डी मिलता है, डीहाइड्रो यूरिडिन आर्म इसे कहते हैं। अब डीहाइड्रोयूरिडिन आर्म को समझने से पहले हम थोड़ा सा बेस पेयर के बारे में जानते हैं, क्योंकि अभी हमने स्ट्रक्चर किया नहीं है। ठीक है, स्ट्रक्चर पे हम आएंगे, बट उससे पहले थोड़ा सा एक हम जो है वो आउटपुट बना लेते हैं। बेस पेयर, तो बेस पेयर आर जस्ट अल्फाबेट्स, जस्ट लाइक अल्फाबेट्स, अल्फा। ठीक है, ये जस्ट अल्फाबेट्स होते हैं, यानी कि बेस पेयर यानी अल्फाबेट्स। और कितने अल्फाबेट्स होते हैं हमारे पास? ये हमारे पास ये 5 अल्फाबेट्स होते हैं। कौन कौन से? ए, जी, टी, यू, सी। ठीक है, ए फॉर एडेनिन। ठीक है, जी फॉर ग्वानिन। कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हो तो वेरी सॉरी, स्पेलिंग मैं करेक्ट करके टी फॉर थायमीन। अब थायमीन में ना बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एक थायमीन विटामिन होता है और एक थायमीन जो है हमारा बेस पेयर होता है, दोनों में डिफरेंस है। मैं आपको क्लियर करवाऊंगी क्या स्पेलिंग का डिफरेंस है। यूरेसिल और ये है साइटोकाइनिन। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये 5 जो है अल्फाबेट्स होते हैं, ये इनके नाम है। इन अल्फाबेट्स के जैसे ए फॉर एप्पल है ना, नाम है ना उसका, वैसे ही इसका ए फॉर एडिनोसिन, जी फॉर ग्वानिन, टी फॉर थायमीन, यू फॉर यूरेसिल एंड सी फॉर साइटोकाइनिन, सॉरी साइटोसिन, सॉरी साइटोसिन। ठीक है, अब देखो ये अल्फाबेट्स जो होते हैं, ये जो बेस पेयर्स होते हैं, ठीक है, ये हमारे पास कितने हैं? 5। डी तो है ही नहीं यहाँ पर, मैंने बोला यहाँ पर डी एज अ बेस पेयर होता है, बट डी तो यहाँ पर है ही। लेकिन आप एक चीज देख रहे हो, डीहाइड्रोयूरिडिन, यूरेसिल, इसी के अंदर, यूरेसिल के अंदर थोड़ा सा चेंज आकर के डीहाइड्रोयूरिडिन बना हुआ है, नया बेस पेयर है, इसी में आया है, इसीलिए इसका नाम भी इसी बेस पेयर के ऊपर रख दिया, डीहाइड्रोयूरिडिन। अब समझ में आया बेस पेयर क्या है? हमने थोड़ा सा समझा कि ये बेस पेयर थे और ये। अब आते हैं एंटीकोडोन आर्म पर। ये वाली जो आर्म है, ये डी आर्म हो गई, ये एंटीकोडोन आर्म, एंटीकोडोन। ना इससे पहले हम थोड़ा सा कोडोन के बारे में समझते हैं। हमने अल्फाबेट्स को समझा,
अल्फाबेट से मिलकर हम क्या बनाते हैं, वर्ड्स। तो इसमें हमारे पास 64 वर्ड्स होते हैं। वर्ड्स वो होते हैं जिनका कुछ मीनिंग हो। तो 64 वर्ड्स ना कह करके हम इसे क्या कहते हैं, 64 कोडोन। ठीक है, 64 कोडोन, क्योंकि ये बायोलॉजिकल लैंग्वेज है तो यहाँ पर हम 64 कोडोन बोल रहे हैं। एक्चुअल में कुछ नहीं है, एक्चुअल में ये 5 अल्फाबेट्स हैं, इन्हीं से मिलकर के, इन पांचों से मिलकर के ही 64 वर्ड्स हमारे पास होते हैं जिन्हें हम 64 कोडोन कहते हैं। इन कोडोन्स का अलग अलग मीनिंग होता है। वो मीनिंग डिफाइन करता है कि कौन सा अमीनो एसिड जो है वो यहाँ पर चिपकाना है। ठीक है, अब ये जो 64 कोडोन्स होते हैं, यानी जो वर्ड्स होते हैं, ये वर्ड कौन से हैं, कौन सी भाषा के हैं, हिंदी भाषा के, क्योंकि एमआरएनए को तो हिंदी आती है, लेकिन टीआरएनए को इंग्लिश आती है। तो टीआरएनए इन 64 कोडोन के विपरीत वर्ड्स को, यानी कि इनके जो अपोजिट है, एंटी कोडोन, ठीक है, एंटी कोडोन यानी कोडोन के अपोजिट, एंटी मतलब विपरीत, एंटी कोडोन जो है वो पढ़ करके समझता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे AUG अगर लिखा है तो इसका विपरीत क्या होगा, दैट विल बी UAC। अब इसका विपरीत ये कैसे हो गया, कैसे इसका अपोजिट हो गया, ये हम फर्दर स्टडी करेंगे। ठीक है, फर्दर स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर के अंदर, बट एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बता दिया। आप इसको मत याद रखो, भले ही आप इतना याद रखो कि कोडोन जो होता है उसके विपरीत भाषा ये समझता है और उसे एंटी कोडोन कहते हैं। उस भाषा को समझ करके वो वाला अमीनो एसिड यहाँ पर लाता है। अच्छा, एक और बात, डिहाइड्रोयूरिडिन आम का क्या काम है, तो इसका काम चार्जिंग का होता है। किसका काम होता है, चार्जिंग का, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए में अमीनो एसिड के चिपकने से पहले, अमीनो एसिड को एक्सेप्ट करने से पहले ये खुद को चार्ज करता है, फिर कोडोन पढ़ता है, कोडोन पढ़ के अमीनो एसिड को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले भी ये क्या करेगा, राइबोसोम से जुड़ेगा। तो ये है राइबोसोमल आर्म। दिस इज राइबोसोमल आर्म। इस राइबोसोमल आर्म की खास बात यह है कि यहाँ पर एक साई, एक टी और एक सी, ये 3 बेस पेयर यहाँ पर मिलते हैं। देखो, टी और सी तो हमने कहा ये बेस पेयर में है, ये देखो थायमीन हो गया, साइटोसिन हो गया, है ना, दोनों के दोनों बेस पेयर में है, लेकिन साई एज अ बेस पेयर नहीं है और ये फिर से यूरेसिल के अंदर ही चेंज होकर के बना है। इसका नाम क्या है, थोड़ा सा मैं ये बेस पेयर वाला रब कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ से। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है सूडो यूरिडिन, झूठा यूरिडिन, है ना, सूडो का मतलब होता है फॉल्स, झूठा यूरिडिन। तो ये साई, टी और सी यहाँ पर तीनों मिलते हैं। अब थायमीन का स्पेशलाइजेशन यहाँ क्यों है, क्योंकि आरएनए में थायमीन ना मिलके उसकी जगह पर यूरेसिल मिलता है। ठीक है, थायमीन डीएनए में मिलता है और यूरेसिल आरएनए में मिलता है। ठीक है, लेकिन ये टीआरएनए आरएनए है, लेकिन फिर भी इसमें थायमीन मिल रहा है, इसीलिए स्पेशलाइजेशन है। और ये वाली आर्म राइबोसोमल आर्म होती है, ये हेल्प करती है टू अटैच टीआरएनए ऑन राइबोसोम एट पी साइड और आइदर ए साइड। पी साइड पर पहला टीआरएनए जुड़ता है और ए साइड पे उसके बाद वाला टीआरएनए जुड़ता है। कैसे जुड़ते हैं ये हम फर्दर ट्रांसक्रिप्शन के अंदर देखेंगे। क्लियर हो गया। अब हमने टीआरएनए का कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया। ठीक है, राइबोसोम पे पहले ये जुड़ेगा, फिर ये चार्ज होगा, चार्ज होने के बाद जो है राइबोसोमल पे जुड़ेगा, कोडोन को रीड करेगा, चार्ज होगा, चार्ज होकर के अमीनो एसिड को अपने ऊपर जोड़ेगा। ये टीआरएनए का काम है। अच्छा, इस मॉडल को, सेकेंडरी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, क्लोवर लीफ मॉडल। क्लोवर लीफ मॉडल क्यों कहा जाता है इसे क्लोवर लीफ मॉडल, क्योंकि क्लोवर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस मॉडल को दिया था, उन्होंने इस मॉडल को प्रपोज किया था कि टीआरएनए कोई ऐसी स्ट्रक्चर। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आर्म हमारी रह गई। ये एक्स्ट्रा आर्म ही होती है, इसका नाम ही एक्स्ट्रा आर्म है। 5 आर्म थी, 4 हमने कर ली, इसका नाम ही एक्स्ट्रा आर्म होता है।
इसको एक्स्ट्रा आर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि अभी इसका फंक्शन कोई आइडेंटिफाई हुआ नहीं है, इसीलिए इसका नाम अभी एक्स्ट्रा आर्म में पड़ा है। जब इसका फंक्शन आइडेंटिफाई हो जाएगा तो इसका भी कुछ नाम रख देंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल व्हाट टीआरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल। अब टर्शियरी स्ट्रक्चर पे चलेंगे। ठीक है, अब हम लोग टर्शियरी स्ट्रक्चर पे चलते हैं। ठीक है, सेकेंडरी हो गया है ना, अब हम टर्शियरी पे। तो टर्शियरी जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में क्या होता है? इस स्ट्रक्चर की सबसे खास बात यह है कि टर्शियरी स्ट्रक्चर में जो, क्योंकि ये मोस्ट एक्टिव है, ये इन्वर्टेड एल शेप का दिखाई देता है। टर्शियरी स्ट्रक्चर की सबसे खास बात क्या है कि ये इन्वर्टेड एल शेप का होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है इस स्टेट में, कैसा दिखाई देता है? इसके जो लूप्स हैं वो सारी की सारी इस तरह से जो है और ज्यादा ये कॉम्प्लेक्सली खुद को मोड़ लेता है। देखो, पहले सीधा था, फिर थोड़ा सा मोड़ करके क्लोवर लीफ मॉडल में आया, और फिर थोड़ा सा मुड़ करके किस में आ गया? इन्वर्टेड एल शेप में। और ये मोस्ट एक्टिव स्टेट होती है। ठीक है, अच्छा, मोस्ट एक्टिव स्टेट होती है इसकी। और आपके जो एनसीईआरटी है उसमें टीआरएनए जो है वो टर्शियरी स्ट्रक्चर का डायग्राम दे रखा है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा कंपैरिजन पे चलते हैं आरएनए के। ठीक है, आरएनए के कंपैरिजन पे चलते हैं। ठीक है, तो आरएनए कंपैरिजन, आरएनए का कंपैरिजन। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी, then on the basis of amount, then on the basis of number, then on the basis of size. क्या कंपैरिजन है? एमआरएनए ज्यादा है, टीआरएनए ज्यादा है, कौन ज्यादा है उसको हम कंपेयर करेंगे। तो स्टेबिलिटी में कौन ज्यादा है? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? आरआरएनए। हम सभी जानते हैं, तो काफी हद तक इसका रोल होता है, तो ये काफी ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। उसके बाद जो स्टेबल होता है वो होता है टीआरएनए। हमने कहा कि ए साइट में भी बनता है, फिर इसके ऊपर जो है अमीनो एसिड भी जुड़ते हैं, ये सब कुछ होता है, इसलिए टीआरएनए भी अगला स्टेबल है। उसके बाद आता है हमारे पास एमआरएनए, और अगर यूकैरियोट सेल की बात कर रहे हैं तो सबसे कम स्टेबल एचएनआरएनए होता है। एचएनआरएनए सबसे कम स्टेबल क्यों है? क्योंकि एचएनआरएनए बनते ही उसकी स्प्लाइसिंग, कैपिंग और टेलिंग होकर के एमआरएनए बन जाता है, यानी बिल्कुल ही थोड़ी देर तक लास्ट करता है। अमाउंट के बेस पर भी आरआरएनए सबसे ज्यादा बनेगा, फिर टीआरएनए, फिर एमआरएनए। ठीक है, इसके बाद अब क्या होगा? नंबर के बेस पे एमआरएनए सबसे ज्यादा बनेगा, फिर टीआरएनए बनेगा, और सबसे कम आरआरएनए बनेगा। उसके बाद देखो, साइज के बेस पे अगर देखें तो साइज के बेस पे एमआरएनए सबसे लंबा होता है, फिर आरआरएनए, और सबसे छोटा टीआरएनए होता है। कैसे याद रखना है? बड़ा ही सिंपल है। देखो, स्टेबिलिटी और अमाउंट में तो सेम ही ऑर्डर है, आरआरएनए टीआरएनए एमआरएनए, आरआरएनए टीआरएनए एमआरएनए। नंबर में इसको उल्टा कर दो, एमआरएनए फिर टीआरएनए फिर आरआरएनए, यही काम किया है। देखो, एमआरएनए फिर टीआरएनए फिर आरआरएनए, एमआरएनए टीआरएनए आरआरएनए, इसको उल्टा कर दिया ऑर्डर को। और साइज में क्या करो? एमआरएनए का एमआरएनए लिख दो, इन दोनों में उल्टा फेर कर दो, आरआरएनए को पहले लिख दो, टीआरएनए को बाद में लिख दो। ठीक है, तो ये कंपैरिजन भी आपको याद हो जाएगा बड़ी अच्छी तरीके से। ठीक है, Why RNA we suppose that it is first arise? क्योंकि ये एज ए कैटलिस्ट वर्क करता है, हमने देखा।
स्ट्रक्चरल और कैटालिटिकल रोल किसका था, राइबोसोमल का, तो एज अ कैटलिस्ट वर्क करता है, स्प्लाइसिंग करता है, ठीक है, स्प्लाइसिंग भी कर लेता है, कैटलिस्ट की तरह काम करता है। इसके अलावा कई सारी ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसेस के अंदर इसका रोल है, प्रोसेसेस में इसका रोल है, प्रोटीन सिंथेसिस में आज भी एज अ कैटलिस्ट वर्क करता है। तो इसीलिए हम सोचते हैं कि आरएनए पहले आया। आरएनए में सिंगल स्ट्रैंड था, मॉडिफाई हुआ, धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आया। आरएनए में मैंने बताया अभी कि यूरेसिल यहाँ पर एज अ बेस पेयर था, उसमें चेंज होकर के यहाँ पर थाइमीन बना। आरएनए के स्ट्रक्चर में सेकेंड नंबर कार्बन पर OH ग्रुप पाया जाता है, वो हट करके यहाँ पर सेकेंड नंबर कार्बन पे OH को एब्सेंट हुआ, यहाँ प्रेजेंट था, यहाँ एब्सेंट हुआ, तब जाके डीएनए में ये मॉडिफिकेशन हुई है। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि सबसे छोटा आर्कीबैक्टीरिया इसमें भी डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले आरएनए आया था और उसके बाद डीएनए इवॉल्व हुआ है, ठीक है। और आरएनए जो है ये लेस स्टेबल भी है ड्यू टू दिस सेकेंड नंबर OH ग्रुप, ये मोर रिएक्टिव हो जाता है, इसी के कारण ये लेस स्टेबल रहता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन तो बहुत जल्दी बांट देता है, इसको छोटी सी बात बताओ इसके पेट में बचती नहीं, सब जगह फैला देता है। डीएनए इंफॉर्मेशन को पचा लेता है, ठीक है। डीएनए लॉन्ग टाइम तक इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है, ये स्टोर नहीं कर सकता, इसके पेट में बचता नहीं है, सब कुछ बाहर निकाल देगा। बहुत जल्दी ट्रांसमिट करता है, ये ट्रांसमिट नहीं करता इतना अच्छा, ठीक है। तो उस फंक्शन में हाँ ये बेस्ट है, लेकिन ये स्टोर करने में बेस्ट है इंफॉर्मेशन। उसके बाद दूसरी बात कि आरएनए जो है ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसके अंदर म्यूटेशन जो है, स्लो म्यूटेशन जो है वो नहीं हो सकती, ठीक है। स्लो म्यूटेशन जो है वो इवोल्यूशन का रिजल्ट था, वो इसमें नहीं होगा, तो डीएनए जो है वो इवोल्यूशन में भी हेल्प करेगा। उसके बाद ये मेंडेलियन कैरेक्टर्स को भी, मेंडेलियन जो लॉज है उन्हें भी ये फॉलो करता है डीएनए, जबकि आरएनए ऐसा नहीं करता। तो इन सब आधार पर डीएनए ये माना गया कि आरएनए पहले आया था, डीएनए बाद में आया था, ठीक है। अब हमने आरएनए कंप्लीट जो है वो कंप्लीट कर लिया है, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट और उसके बाद जो है वो हम मैक्लियोड, मैकार्टी, इसके बाद हार्शे-चेज़र, ये तीनों एक मतलब हाँ 5 मिनट्स के एक दिन में मैं बना दूंगी। और उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे वाटसन एंड क्रिक मॉडलिंग के ऊपर, जहां आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर खोल के दिखाने हैं, ठीक है। फिर आपको अच्छी तरह समझ आएगा कि टीआरएनए के स्ट्रक्चर में जो हमने बॉन्ड्स बनाए थे वो क्या थे, ठीक है, और डीएनए में बॉन्ड्स कैसे होते हैं, क्या चीज़ें हमने जो भी अभी थोड़ी याद करी हैं, ठीक है, उन्हें कंप्लीटली अच्छी तरह से समझेंगे कि एक्चुअल में ऐसा क्यों था, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।